हाँ जी बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना। आज हम उसी की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये पहला क्वेश्चन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की ही प्रैक्टिस करवाता है। इसका करना क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वो बाद में सोचेंगे, पर फिलहाल हम उसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस। बस याद रखना, वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में आएगा ना, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। पास के प्रॉफिट को नहीं, पास के प्रॉफिट को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं शिल्पा लिमिटेड, कौन सी कंपनी? शिल्पा लिमिटेड डिजायर टू सेलिंग द बिजनेस टू श्रुति लिमिटेड। सुनो, शिल्पा है ना, शिल्पा लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड अपना बिजनेस श्रुति लिमिटेड को सेल कर रही है। जे आर मोंगा सर की बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। श्रुति लिमिटेड को, शिल्पा लिमिटेड अपना बिजनेस किसको सेल कर रही है? श्रुति को। तो डेफिनेटली जब अपना बिजनेस सेल करेगी तो गुडविल भी सेल करेगी, तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करना जरूरी है। भाई शिल्पा ने अपना बिजनेस श्रुति को सेल किया तो गुडविल भी बेचेगी, और तो गुडविल की कैलकुलेशन करना जरूरी है। और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। समझ में आ रही है ना बच्चों? अब कैसे आएगा? क्या हैज अर्न फॉलोइंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट कमाए उसने, कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं बताओ बच्चों? ध्यान से सुनना, कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना। ईयर लिखो पहले, ईयर 1 2 3, बोलो ठीक है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताओ कितने हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? कितने कमाए हैं? 4 लाख, 5.5 लाख और 6,40,000। पहले साल का 4 लाख दिख रहा है। पहले साल का कितना? 4 लाख। दूसरे साल का कितना है बताओ? दूसरे साल का है 5.5 लाख। एंड थर्ड ईयर का है बच्चों 6,40,000। ये तीनों साल के प्रॉफिट है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट है ये। हमें बस इनकी मदद से फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है। समझ गए या नहीं समझ गए? ये कब के प्रॉफिट है बताओ? पिछले 3 साल के प्रॉफिट। और हमें इसकी मदद से कौन सा प्रॉफिट निकालना है बताओ? फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है। ओके, राइट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। क्या कह रहे हैं बताओ? शिल्पा लिमिटेड सेलिंग द बिजनेस ऑफ श्रुति लिमिटेड हैज अर्न फॉलोइंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 3 ईयर। अब आफ्टर टैक्स है ना, तो आपको पता है आपको ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो टैक्स ऑलरेडी क्या हो चुका है? माइनस। आफ्टर मतलब माइनस होने के बाद। प्रॉफिट जो दे रखा है वो टैक्स माइनस होने के बाद दे रखा है, तो आपको टैक्स वापस ऐड करना है। पर टैक्स का रेट आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये टैक्स आप मानोगे नील, और ये जो निकल के आएगा इट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी को आफ्टर मान लिया और इसी को आप बिफोर मान लिया। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का रेट दे रखा होता तो हम टैक्सेस में क्या करते? ऐड करते। लेकिन चूंकि क्वेश्चन ने प्रोविजन फॉर टैक्स का रेट नहीं दे रखा, तो हमें टैक्स ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, हमने उसको नील मान लिया। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही आया, 5.5 लाख और 6,40,000। प्लीज बच्चों मुझे बताओ क्या दे रखा है? बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट। समझ में आ रही है ना? इसमें टैक्स आप क्या करोगे? ऐड। इस क्वेश्चन में नहीं ऐड होगा क्योंकि इस पे रेट गिवन नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए? अगला पॉइंट सुनिए, कहते हैं, अब सुना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है डायरेक्टर फीस देते थे 50,000 पर ईयर, विल नॉट बी पेएबल बाय श्रुति लिमिटेड। अब श्रुति को वो फीस देने की जरूरत नहीं है। देखो, शिल्पा ने अपना बिजनेस किसको दिया? श्रुति को। शिल्पा तो डायरेक्टर फीस देती थी क्योंकि शिल्पा के पास अपना कोई डायरेक्टर नहीं था, पर श्रुति लिमिटेड को वो फीस देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है श्रुति लिमिटेड को वो फीस देने की जरूरत? कहते हैं whose existing board can easily manage the additional work। देखो मेरी बात सुनो, शिल्पा लिमिटेड ने अपना बिजनेस किसको सेल किया? श्रुति को। तो श्रुति का ऑलरेडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो शिल्पा के बिजनेस को भी क्या कर देंगे? मैनेज कर देंगे। तो शिल्पा के जो अभी डायरेक्टर है उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि ये जो डायरेक्टर फीस है ये अब हमारी बच जाएगी, सेविंग में आ जाएगी। और सेविंग में आ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। हर साल का प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना प्रॉफिट बढ़ेगा बताओ? डायरेक्टर फीस 50,000, 50,000 और 50,000। क्या आपको कोई डाउट है? प्लीज बताइए। समझ में आया क्या बोला इन्होंने?
डायरेक्टर फीस थी 50,000 रुपए की, नॉट पेबल बाय श्रुति लिमिटेड। अब वो डायरेक्टर फीस किसको देने की जरूरत नहीं है, बताओ किसको देने की जरूरत नहीं है, श्रुति को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रुति लिमिटेड का पहले से डायरेक्टर है, वो शिल्पा लिमिटेड का काम भी संभाल लेंगे। शिल्पा लिमिटेड तो बिक जाएगी श्रुति को, है ना, तो डायरेक्टर फीस बचनी शुरू हो जाएगी, तो इसको कर देंगे ऐड। आगे सुनिए अगला पॉइंट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का, रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ पेड बाय शिल्पा लिमिटेड। रेंट देता था शिल्पा लिमिटेड 10,000 रुपए पर मंथ, है ना, विल नॉट बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ श्रुति लिमिटेड। अब श्रुति लिमिटेड को वो चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेटर कंपनी हैज ओन प्रीमिसेस। बाद वाली कंपनी का अपनी बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग शिल्पा लिमिटेड के पास किराए की बिल्डिंग थी, तो वो किराया दे रही थी 10,000 रुपए पर मंथ। अब वो श्रुति लिमिटेड नहीं देगी वो किराया, क्योंकि श्रुति लिमिटेड के पास अपनी बिल्डिंग है। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? तो इसका मतलब अब रेंट की भी बचत होनी शुरू हो जाएगी। 10,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने का कितना रेंट बचेगा, 1,20,000। ये रेंट बचना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, 12th से बिल्कुल अलग चैप्टर है ये, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 12th का सिर्फ नाम है, ऐसे पॉइंट हमने कभी 12th में तो पढ़े ही नहीं, है ना, वहां भी पढ़ा था हमने ये चैप्टर। आगे चलिए सुनिए, अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है शिल्पा लिमिटेड हैज नॉट ट्रांसफर्ड इट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू श्रुति लिमिटेड। शिल्पा लिमिटेड ने अपना सब कुछ श्रुति लिमिटेड को बेच दिया, सिर्फ क्या नहीं बेची, इन्वेस्टमेंट। क्या नहीं बेची, The interest of 9,000 will not earn by purchasing company। देखो शिल्पा लिमिटेड के पास जो वो इन्वेस्टमेंट थी, तो वो 9,000 रुपए ब्याज कमा रही थी उस इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उसने किसको नहीं बेची, श्रुति को, तो श्रुति वो ब्याज कमा नहीं पाएगी। तो शिल्पा लिमिटेड को जो 9,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा था, अब वो श्रुति को नहीं आएगा, तो वो इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस। कितना इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा बताओ, 9,000। कितना इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, 9,000। ये बात समझ में आई कि भाई जो रेंट, जो इन्वेस्टमेंट थी वो ट्रांसफर नहीं की। जब इन्वेस्टमेंट नहीं बेची तो उसका ब्याज भी नहीं आएगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं बेची तो उसका ब्याज भी नहीं आएगा। तो पहले ब्याज शिल्पा को आ रहा था, वो अब श्रुति को नहीं आएगा, तो वो ब्याज क्या कर देंगे, माइनस। फोर्थ पॉइंट सुनिए, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कहता है शिल्पा लिमिटेड आउटसोर्स सम ऑफ बिजनेस फ्रॉम एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,24,000। शिल्पा लिमिटेड छोटी कंपनी थी, तो ज्यादा एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकती थी। तो आजकल पता है आउटसोर्सिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, जैसे जो कंपनियां छोटी कंपनियां होती है ना, वो अकाउंट्स वगैरह के एम्प्लॉयज को हायर करके उनको सैलरी तो देती नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंटिंग का वर्क बिल्कुल थोड़ा सा होता है, तो वो किसी सीए को अपॉइंट कर लेती है, और सीए का बंदा ही जाता है उसका हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और उन कंपनियों की सारी अकाउंटिंग कर ही आता है। समझ में आ रही है बात, यानी तो इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग करना, खुद एम्प्लॉय ना रख के, है ना, किसी एजेंसी को बोल देना कि आप हमारा ये वाला काम कर दो। बात समझ में, जितने भी बीपीओ है ना वो यही करते हैं, समझो। ये जो आप इतना सुनते हो जो ये बीपीओ सेक्टर है, क्या करते हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में लेबर बहुत महंगा है, आपको पता है ना, वहाँ के वर्कर बहुत ज्यादा सैलरी लेते हैं। अब वहाँ की कंपनियों को अपनी अकाउंटिंग करवानी है अपनी अकाउंटिंग, तो वहाँ का लेबर बहुत हायर है, तो वो क्या करते हैं, इंडिया की कंपनियों को अपना जो जॉब है, अपनी अकाउंटिंग आउटसोर्स कर देते हैं, समझे, और इंडिया की कंपनी यहाँ के एम्प्लॉयज रख लेती है, यहाँ के एम्प्लॉयज थोड़े सस्ते मिल जाते हैं उनको, है ना, फिर उनका अकाउंटिंग का काम करके वो अमेरिका क्या कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। समझ में आ रही है ना, जितने भी गुड़गांव में बीपीओज वगैरह खुले हुए हैं वो ये वाला काम करते हैं। बीपीओ कॉल सेंटर को आप मानते हो कि सिर्फ कॉलिंग करने का काम होता है, नहीं, बहुत टाइप के बीपीओ होते हैं। समझ में आ रही है ना, तो क्या है, शिल्पा लिमिटेड एक छोटी कंपनी थी जो अपना वर्क आउटसोर्स करती थी, अपना जो अकाउंटिंग का काम है या कोई भी काम है वो आउटसोर्स करती थी 1,24,000 में। आवर श्रुति लिमिटेड हैज इनफ सरप्लस स्टाफ। श्रुति लिमिटेड का अपना स्टाफ है जो सारा काम कर देगा, मतलब इसको आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि श्रुति लिमिटेड को आउटसोर्स कोर्स के भी बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे बताओ, आउटसोर्स कोर्स के कितने बच जाएंगे, आउटसोर्स कोर्स के, है ना, 1,24,000। बहुत तगड़ा स्कोप है इसमें अकाउंटिंग लाइन में, आपको पता नहीं है, चलती बात मैं बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर लो, इंग्लिश 11th का अकाउंट सही कर लो, और बीपीओ सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, छोटी मोटी जॉब्स बहुत हैं। ठीक है, क्लियर हो गई, क्या बताओ, क्या बोला मैंने, बोलो। शिल्पा लिमिटेड क्या करवाती थी अपने काम को, आउटसोर्स। श्रुति लिमिटेड के पास अपना स्टाफ है, तो श्रुति लिमिटेड को आउटसोर्स करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्टाफ से ही करवा लेगी वो काम। समझ में आ रही है ना। अब ये जो निकल के आया
वो निकल के आया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या निकल के आया बताओ? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना आया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स? क्योंकि टैक्स ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, माय ऐड, टैक्स हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऐड, तो बिफोर टैक्स है। तो ये कितना आया 4 लाख। अगला 50,000 ऐड कर दिया, 1,20 ऐड कर दिया, 9,000 ऐड कर दिया और 1,24 ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों? अच्छा 9,000 माइनस करना था, सॉरी। 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,20 माइनस 9,000 प्लस 1,24, तो ये आया आपका 6,85,000। 6,85,000। ये कितना आया 550 प्लस 50,000 प्लस 1,20 माइनस 9,000 प्लस 1,24, तो ये आया आपका 8,35,000। ठीक है? उसके बाद 640 प्लस 50,000 प्लस 1,20 माइनस 9,000 और प्लस 1,24, तो ये जो आया आपका 9,25,000। हाँ जी, ओके। अब इसमें से वापस लेस क्या करेंगे, टैक्स। आप कहोगे कि मैम जब टैक्स लेस ही करना था तो ऐड क्यों किया? क्योंकि वो टैक्स लगा होगा इस पे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ऊपर वाले प्रॉफिट पे। लेकिन अब टैक्स लगना चाहिए 6,85,000 पे। समझे या नहीं समझे? अगर मान लिया 40% टैक्स का रेट है तो पहले तो ऊपर वाले प्रॉफिट पे 40% लगा होगा, लेकिन अब कितने पे लगना चाहिए, 6,85,000 पे। तो वो जो टैक्स है वो गलत लगा हुआ है, इसलिए उसे ऐड कर दिया, और जो सही वाला टैक्स है उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ गए या नहीं समझ गए? तो कितना है, टैक्स तो दे ही नहीं रखा, तो ये जो दे रखा है ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो आएगा। टैक्स का पॉइंट भी आएगा। मैं फॉर्मेट एक जैसा रखती हूँ इसलिए मैंने करवाया है कि हर फॉर्मेट चेंज ना हो जाए, हर जगह चेंज ना हो जाए। 685, हाँ जी ठीक है, 835, ओके, और उसके बाद 925 आ गया। हाँ जी ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाएगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, 685 प्लस 835 प्लस 9,25,000 अपॉन में 3। इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना हुआ बताओ, 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया आपका, 3 से डिवाइड करने के बाद 8,15,000। और अगर आपको 11th में याद हो, गुडविल का फॉर्मूला होता था क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस एवरेज प्रॉफिट लेने की बजाय क्या लेंगे, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे नहीं रखे, अदरवाइज हमारी गुडविल भी आ जाती। 8,15,000 को जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल भी आ जाएगी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, राइट ना? तो बस वो जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे उसकी बजाय हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ में आया? ये अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। हाँ, नॉन ट्रेड नहीं लेते ना, ट्रेड वाला तो लेते हैं, लेकिन ट्रेड वाला भी क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही ट्रांसफर नहीं की। समझो मेरी बात, समझो है। लेस इसलिए क्या है ना, क्योंकि वो पिछली कंपनी को ब्याज मिलता था, अब जो नई वाली कंपनी है उसको ब्याज नहीं मिलेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, राइट? शिल्पा लिमिटेड ने श्रुति लिमिटेड को अपनी सारी एसेट दे दी, सिर्फ किसको छोड़ के, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। अभी थोड़ी देर के लिए ट्रेड नॉन ट्रेड भूल जाओ, जब उसका क्वेश्चन आएगा ना मैं कराऊंगी उसका क्वेश्चन, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन भी आएगा। मैं कह रही हूँ श्रुति लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड ने अपनी सारी एसेट श्रुति को दे दी, सिर्फ किसको छोड़ के, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। तो जब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं की तो ब्याज भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उनकी इनकम श्रुति की क्या आएगी, कम आएगी 9,000 से, तो इसलिए 9,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? जब वो ट्रेड नॉन ट्रेड का कंसेप्ट आएगा मैं कराऊंगी, चिंता मत करो। अरे कॉन्सेप्ट कराऊंगी, लिखवाया है तो क्वेश्चन में होगा तभी लिखो। देखो बच्चों, ए लिमिटेड एग्री टू, प्लीज देखिए क्वेश्चन, जब भी बिजनेस परचेज सेल होता है ना तभी गुडविल की कैलकुलेशन होती है। कल बताया था ना, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी भी गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा मन किया चलो भैया आज मैं अपने कोचिंग सेंटर की गुडविल निकालती हूँ, नहीं। जब मैं इसको सेल करूंगी ना तभी गुडविल निकालूंगी, या पार्टनर्स में चेंज करूंगी या कुछ चेंज होगा ना बिजनेस में, तभी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। समझे? ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए जैसे हम बिल्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, मशीनरी कैलकुलेट करते हैं, ऐसे गुडविल नहीं करते हैं, ऐसे ही अपने मन से। जब सेल परचेज होती है बिजनेस की तभी गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो ए लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर। एक ए लिमिटेड एक कंपनी है, नाम से पता है ना लिमिटेड, लिमिटेड किसकी होती है, कंपनी।
कंपनी ने एक सोल ट्रेडर का बिजनेस परचेज किया, मतलब समझो मैं वंदना गुप्ता हूँ, मेरा एक बिजनेस था, मेरा बिजनेस रिलायंस ने खरीद लिया, समझ रहे हो ना, एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया मेरा बिजनेस। फॉर द पर्पस गुडविल इज वैल्यूड, देखो अब इसमें गुडविल इज वैल्यूड दे रखी है 3 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज? 3 ईयर। तो मुझे बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से? एवरेज प्रॉफिट, मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको 11 का इतना तो याद होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ, 3 दे रखा है। बस हमें क्या निकालने की जरूरत है? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल। और ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी करते थे, वो भी कराऊंगी, लेकिन ये कौन सा मेथड है बताओ? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। 12th क्लास में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। कहते हैं द प्रॉफिट फॉर 31 मार्च 19 से 22 तक का ये दे रखा है 20, 200, 24, 800, 25,000, 30,000। तो ये कब से कब का दे रखा है बताओ? 31 मार्च 19 का दे रखा है, फिर 31 मार्च 22 का दे रखा, 20 का दे रखा है, 31 मार्च 21 का दे रखा है और 31 मार्च 22 का दे रखा है। बताओ कितना प्रॉफिट दे रखा है? कितना प्रॉफिट दे रखा है? ये ईयर हो गए, ये ईयर हो गए, कितना प्रॉफिट दे रखा है बताओ? 20,200। ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे बनाऊं जैसे बना रही हूँ या ऐसे बना लूं? कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसे बनाने में भी। 20,200, 24,800, 25,000 और 30,000, है ना? ये मानूंगी ये प्रॉफिट आफ्टर क्या है बताओ? टैक्स दे रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, ये साल 1 अप्रैल 18 से शुरू हुआ होगा, तभी वो 31 मार्च 19 को खत्म हुआ है। ये साल 1 अप्रैल 19 से शुरू हुआ होगा, तभी वो 31 मार्च 20 को खत्म हुआ है। ये वाला साल 1 अप्रैल 20 से शुरू हुआ होगा, तभी वो 31 मार्च 21 को खत्म हुआ है। और ये वाला साल 31 अप्रैल 21 को शुरू होगा, तभी वो 31 मार्च 22 को। क्यों लिखवाया अभी समझ में आएगा क्यों लिखवाया। सबसे पहले तो इसमें आप क्या करते हो बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हो। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स का रेट नहीं, नहीं दे रखा है ना? तो फिर आपका क्या निकलाएगा बताओ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं तो सेम फॉर्मेट बनाऊंगी जो पहले यू बनवा रही थी, अब यू बनवा रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया बताओ? ये आ गया 20,200, टैक्स तो है ही नहीं, 24,800 और 25,000 और 3,000, 30,000। हाँ जी ओके, क्लियर हो गई? टैक्स का रेट नहीं दे रखा, तो इसमें दिया होता तो ऐड हो जाता टैक्स, पर अभी दे नहीं रखा, अभी आगे के क्वेश्चनों में आएगा टैक्स का रेट। समझे कि नहीं समझे? अब इनका पढ़ना शुरू करो। क्यों मैंने ईयर लिखवाए? उन 1/9/2021, पहली बात तो 1/9/2021 कब आएगा? कौन से साल में आएगा? इस वाले साल में, 1/9/2021। मानते हो या नहीं मानते हो? कैसे मानते हो बताओ? 1/9/2021 इसके टाइम के बीच में आएगा ना, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 में या इसमें आएगा? 1/9/2021। अच्छा अगले में आएगा, 4th वाले में आएगा 1/9/2021। ए मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6,000 वाज चार्ज टू रिवेन्यू। देखो बड़ी रिपेयर करवाई थी प्लांट एंड मशीनरी की, और हमने उसको किस में चार्ज कर दिया? रिवेन्यू में। मतलब बड़ी रिपेयर होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने उसको क्या मान लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैम अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही नहीं जानते, है ना? उसके लिए तो तुम्हें 11th क्लास में वापस जाना पड़ेगा, वहां का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका 11th क्लास का। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाए और आपका लंबे समय तक काम आए। जैसे बोर्ड खरीदना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसी खरीदना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पंखे खरीदना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सीपीयू खरीदना मेरा, लैपटॉप खरीदना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रेंट देना मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी देना मेरे कौन सा एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हर साल पे करो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो एक बार की इन्वेस्टमेंट हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रही है ना बच्चों? जब भी आप मेजर लेवल पे रिपेयर करवाते हो ना, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि मेजर लेवल पे रिपेयर करवाना मतलब जैसे कि सपोज करो सीपीयू है या कंप्यूटर है, उसकी आपको मेमोरी बढ़वानी है, बड़ी करवानी है ना? समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? तो उसको आप बहुत बड़े, आपको बड़ी वाली हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, तो वो महंगी आएगी, समझ लो 3,000 से बढ़ा के एकदम से 30,000 की आएगी।
बड़ी वाली हार्ड डिस्क। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। अब इन्होंने कहा एक बड़ी रिपेयर कराई थी, मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर मतलब बड़ी वाली हार्ड डिस्क लगवाई थी, समझ गए? वो हमने किस पे करी थी वो मेजर रिपेयर? प्लांट एंड मशीनरी पे। कितने की? 6000 की। और वो हमने किस पे चार्ज कर दी? रेवेन्यू पे। मतलब उसको हमने रेगुलर खर्चा मान लिया, रिपेयर का खर्चा मान लिया, जबकि वो थी मशीनरी का खरीदना। क्योंकि जब भी मशीनरी पे कोई बड़े लेवल का खर्चा होता है ना, सुनो मेरी बात सुनो, एक आपके पास गोल्ड का नेकलेस था, आपने उसको डायमंड जड़वा दिया, बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लेकिन अगर आप उसको रिपेयर मान के खर्चा मान लो तो ये तो सही बात नहीं होगी ना। तो ये मेजर रिपेयर थी, बड़े, अब मतलब मशीनरी में कुछ बहुत बड़ा चेंज कराया था, मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ी है उससे, उसको हमने रेवेन्यू मान लिया। अब रेवेन्यू मान लिया तो उससे को हमने पीएनएल में डाला होगा, पीएनएल में डाला होगा तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? 6000 से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इस साल का था तो इसी साल बढ़ाना पड़ेगा 6000 का। समझे कि नहीं समझे? कौन सी रिपेयर थी बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कभी कभी के होने वाले खर्चे को, मशीनरी के खरीदने को, ये समझ लो मेजर रिपेयर नहीं हुई, मशीनरी खरीदी गई है। मेजर रिपेयर नहीं हुई, मशीनरी खरीदी गई है। और उस मशीन के खरीदने को हमने रिपेयर का खर्चा मान के पीएनएल में डाल दिया, समझे? तो पीएनएल में डाल दिया तो प्रॉफिट क्या कर दिया होगा? कम। तो उस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट है 11th क्लास का, समझे? जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते थे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते थे। ये इस चैप्टर का पॉइंट ही नहीं है, ये बेस ही 11th क्लास को लेके चल रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में, राइट? फिर रिपीट कर रही हूं, आपकी मेजर रिपेयर थी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने इसको रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू मान लिया तो उसको पीएनएल में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट आपने कम कर दिया, तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। थी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अब इस रिपेयर पर डेप्रिसिएशन भी लगना था क्योंकि मशीनरी का करना है। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बताओ? 10%। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बताओ? 10%। तो कितना हो गया बताओ डेप्रिसिएशन? 6000 का था, 6000 का कितने परसेंट? 10%। और नौ नौ एक नौ को ही है ना, तो 9वां महीना, 10वां, 11वां, 12वां, 1 2 3, कितने महीने हो गए? 7 मंथ। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ? 7 मंथ का। क्या आपको बात समझ में आई? 7 मंथ का क्यों लगा? क्योंकि ये रिपेयर किस दिन हुई थी? 19 को, सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 7 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट ना? तो कितना हो गया 7 मंथ का डेप्रिसिएशन बताओ? कितना हो गया? 350। हाँ जी, 350 ना। 6000 का 10% और 7/12, ये हो गया 350। तो ये डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो रिपेयर चार्ज टू रेवेन्यू, रिपेयर चार्ज टू रेवेन्यू, मेजर रिपेयर चार्ज। अगर छोटी मोटी रिपेयर होती ना तो रेवेन्यू में चार्ज कर लेते, राइट? पर हमें मेजर रिपेयर थी। और डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग मशीनरी पे हमेशा क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। आगे सुनिए अगला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 20। अच्छा 31 दिसंबर 20 नहीं, 31 मार्च 20। अच्छा ओके 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 ओके, मेरे से गलती हो गई बच्चों, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इनका ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर में हो रहा है। कब हो रहा है इनका ईयर एंड? दिसंबर में। तभी तो मैं कह रही, मेरे को ध्यान नहीं था कि रिपेयर इस साल में हुई थी। एक काम करते हैं, एक दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है ना, तो अब हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट वही होगा, वैसे इनको गलती कर रखी है इन्होंने, मार्च में, दिसंबर में अभी ईयर एंड होता ही नहीं। अब कब होता है ईयर एंड? मार्च में। तो ये दिसंबर में करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022। तो ये साल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2022। बुक वालों की गलती है, क्योंकि अब जो ईयर है वो अप्रैल में शुरू होकर मार्च में खत्म होता है। जनवरी टू दिसंबर का ईयर तो खत्म ही हो गया। और कंपनी अकाउंट से तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को तो परमिशन ही नहीं है जनवरी टू दिसंबर का ईयर फॉलो करने की। कंपनियों को तो हमेशा अप्रैल टू मार्च का ईयर फॉलो करना पड़ता है। चलो अब ये देखो, अब इस पॉइंट को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा।
अब बताओ 1/9/21 कब आएगी? 1/9/21 कब आएगी? कौन से वाले साल में? 2021 में। तो इसमें मेजर रिपेयर थी, तो अब हम इसमें 6,000 रुपए क्या कर देंगे? ऐड। पॉइंट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस ईयर चेंज हो गया। समझ में आ रही है ना? क्योंकि 1/9/2021 वो अब इसमें आएगी 1 जनवरी 21 से लेके 31 दिसंबर 21 के बीच में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो 1/9/2021 6,000 इसमें आ गई। अब इस पर क्या लगेगा बताओ? डेप्रीशिएशन। कितना लगेगा बताओ? डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? नहीं, 350 नहीं लगेगा। अब डेप्रीशिएशन चेंज होके लगेगा। कितना चेंज होके लगेगा बताओ? 6,000 का कितने परसेंट? 10%। कौन कौन सा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने का। क्योंकि अब की बारी ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर में। तो 350 नहीं लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 4 महीने का। ठीक है, तो ईयर एंड से बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, जो हमने गलती से पढ़ा नहीं, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। 200 रुपए। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 200 रुपए। समझ गए या नहीं समझ गए? ओके, 350 नहीं लगा। अब इसमें एक ब्लंडर और है बच्चों। आपको पता है एक एसेट पे डेप्रिसिएशन जब अगले पिछले साल लगता है तो उससे अगले साल भी लगता है। समझ में आ रही है ना? तो उससे अगले साल लगेगा। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है बताओ? डिमिनिशिंग बैलेंस। कौन सा मेथड? तो अब एक बात बताओ, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? प्लीज इधर बताओ। 6,000 था, 6,000 में से 200 डेप्रिसिएशन लग चुका है पहले साल का। 200 कैसे बताओ? 200 कैसे बोलो? 6,000 का कितने परसेंट? 10%। और कितने महीने का? 4 महीने का। तो ये 5,800 वैल्यू आ गई। तो अगले साल जो लगेगा वो 5,800 पे कितने परसेंट लगेगा? 10%, 580 रुपए। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फिर हर साल लगेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली समझना पड़ेगा। तो 580 रुपए अगले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। गॉट इट? पहले साल में रिपेयर हुई 6,000 रुपए की 21 में, वो हमने पीएनएल में डाल दिया, तो पीएनएल में ऐड कर दिया। वो थी मेजर रिपेयर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% डब्ल्यूडीवी, तो पिछले साल लगेगा तो उससे अगले साल भी लगेगा। समझ गए या नहीं समझ गए? अगला पॉइंट, मुझे कहां से पता लगा कि मेरे से गलती हो गई? इस वाले पॉइंट से, जब मैंने यहाँ पे दिसंबर देखा बोर्ड से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 20 मतलब ये वाला ओवर वैल्यूड था 2400। अच्छा एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है आपकी? इनकम। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सी साइड में आता है? क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सी साइड में आता है? याद रखना बच्चों, देखो प्लीज मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इसमें यहाँ डेबिट साइड में कौन सा स्टॉक आता है? ओपनिंग। कौन सा स्टॉक आता है? और क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में आता है? क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक हमेशा खर्चा है, क्योंकि डेबिट साइड में आता है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या है? इनकम। बोलो ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, प्लीज ध्यान से सुनिए, कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 20, 31 दिसंबर 20, मार्च निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार, क्योंकि आदत किस चीज की पड़ी हुई है? मार्च की। मैं कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखती जिसमें ईयर एंड किसमें हो रहा हो? दिसंबर में। और कंपनी अकाउंट के केस में तो कभी भी नहीं। समझे? क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 20 को ओवर वैल्यूड हो गया 24,000 से। 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब इनकम ओवर वैल्यूड है। तो इनकम को क्या करना पड़ेगा? कम। इनकम को क्या करना पड़ेगा? प्लीज बताओ बच्चों, इस एडजस्टमेंट का क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, यानी कि इनकम ओवर वैल्यूड। इनकम क्या है? ओवर वैल्यूड। तो वापस इस इनकम को क्या कर दो बताओ? कम कर दो, लेस कर दो इनकम में से। अब आपको एक बात बताऊं बच्चों, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? पिछले साल का क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है, तो अगले साल का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड होगा। समझो मेरी बात, समझो, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो इसका मतलब क्या ओवर वैल्यूड बताओ? एक्सपेंस ओवर वैल्यूड। खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है तो इनकम अंडर वैल्यूड है। भाई खर्चा ज्यादा है तो इनकम क्या है? अंडर वैल्यूड। और इनकम अंडर वैल्यूड है, तो अब इनकम में क्या कर दो? ऐड कर दो। समझ गए या नहीं समझ गए? तो पहले साल इतना रट्टा लगा लो, पहले साल जो माइनस होगा अगले साल वो ऐड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई कोई डाउट है किसी को? देखो, इस साल का क्लोजिंग ओवर वैल्यूड था,
तो अगले साल का क्या हो गया, ओपनिंग ओवरवैलिड हो गया। ओपनिंग स्टॉक ओवरवैलिड हो गया तो मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया तो मतलब इनकम कम हो गई, तो उस इनकम को वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ गए या नहीं समझ गए? अगला पॉइंट प्लीज देखिए, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस शुड बी मेड 4800 फॉर गुडविल। अच्छा, हाँ, है नहीं 22 में कोई इफेक्ट नहीं होगा, 20 का इफेक्ट, 20 का क्लोजिंग 21 का ओपनिंग होता है बस। समझ गए या नहीं समझ गए? 20 का क्लोजिंग 21 का ओपनिंग होगा, 22 से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब कह रहे हैं टू कवर द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली में क्या है, पहले सोल ट्रेडर था, सोल ट्रेडर में ओनरी मैनेजमेंट होता था, सोल ट्रेडर में ओनरी क्या होता था, मैनेजर। तो मैनेजर को कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ए लिमिटेड को एक अलग से मैनेजर रखना पड़ेगा, और मैनेजर को कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, 4800। तो वो एक बार देनी पड़ेगी, हर बार देनी पड़ेगी, हर बार देनी पड़ेगी। तो हर बार 4800 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? अब ये जब माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट निकल के आया, क्या निकल के आया बताओ? अब ये प्रॉफिट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया बताओ? 20,200 में से माइनस कर देंगे 4800, कितना आया, 15,400, है ना। 24,800 में से माइनस कर देंगे 2400 और 4800, कितना आया, 17,600। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद आ गए 25,000 में 6,000 ऐड कर देंगे, 200 माइनस कर देंगे, 2400 ऐड कर देंगे और 4800 माइनस कर देंगे, 28,400। बोलो ठीक है। और 30,000 में से 580 माइनस कर देंगे और 4,800 भी माइनस कर देंगे, तो कितना आया, 24,620। बोलो बच्चों बात समझ में आई, क्लियर हो गई? अब इसमें वापस क्या लेस करेंगे बताओ, टैक्स लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, टैक्स। टैक्स दे नहीं रखा, दे नहीं रखा, तो ये जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो बात समझ में आ रही है ना? सेम आएगा, 15,400, 17,600, 28,400 और 24,620। अब इस चारों को ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे आएगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, 15,400 है प्लस 17,600 है प्लस 28,400 है और प्लस 24,620 है। इन सबको 4 साल का प्रॉफिट है तो कितने से डिवाइड कर दिया, 4 से। पिछली बार 3 साल का प्रॉफिट था तो कितने से डिवाइड कर दिया, 3 से। अब 4 साल का है तो 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने ना जरूर कोई ना कोई गलती कर दी। नहीं, गलती नहीं है बेटा, क्योंकि ये देखो, ये 100 में आ रहे हैं लेकिन ये 620 में आ रहे हैं। ट्रिक खेलते हैं एग्जामिनर जानबूझ के, कि आपको एक फिगर अजीब सी दिखेगी, आपको लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है। कोई मिस्टेक नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। जो मिस्टेक थी वो मैंने एडमिट कर ली थी, मैंने ईयर देखने में गलती कर दी थी। तो ये जो आया 21505, समझ गए या नहीं समझ गए? 21505 जो है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया, और अब उसको नंबर ऑफ ईयर 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64515 आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। समझ गए या नहीं समझ गए? ये कहानी है। देखो सेकंड क्वेश्चन में हम कहाँ पहुंच गए हैं। देखो, पुरानी कंपनी में मैनेजमेंट रखने की जरूरत नहीं थी, पुराना सोल प्रोप्राइटर था, जो मालिक होता था वही मैनेजमेंट संभाल लेता था। लेकिन नए बिजनेस में आएंगे तो मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी तो उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, वो हर साल देनी पड़ेगी 4800 रुपए। तो हमने क्या कर दी बताओ, माइनस कर दी। लास्ट पॉइंट ये है, समझ गए या नहीं समझ गए? तो ये कहानी है आपकी, राइट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, करें आगे? ये देखो इन्होंने फिर वही वही गड़बड़ कर रखी है। प्रॉफिट 2019 का है, 2020 का, 21 का और 22 का। इसका मतलब अभी भी ईयर एंड कब हो रहे हैं, दिसंबर में ही। क्योंकि अगर मार्च में हो रहे होते ना तो 19-20 लिखा होता। मतलब अगर मार्च में ईयर एंड बैंड हो रखे होते ना, तो ये पता है कैसे लिखते हैं, 19-20, इसका मतलब मार्च में ईयर एंड हो रहे हैं। और अगर 2019 लिखे तो इसका मतलब कभी ईयर एंड हो रहे हैं बताओ, दिसंबर में। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब ईयर एंड हो रहा है, क्योंकि आपने देखा ईयर एंड से तो हमारा डेप्रीशिएशन ही चेंज हो गया, इतनी चीजें चेंज हो गई ईयर एंड से, है ना। तो कब ईयर एंड हो रहा है बताओ, 31 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2020 को। फिर मैं आदत वाले की आदत नहीं जाती, बोल दिसंबर रही हूँ, लिख मार्च रही हूँ। 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020,
31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022। बच्चों कहीं भी किसी भी बुक में ना आपको दिसंबर में ईयर एंड नहीं मिलेगा, पता नहीं इस चैप्टर में क्यों डाल रखा है। चलिए ये दे रखा है प्रॉफिट, बताओ कितना दे रखा है, बताओ कितना प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कौन सा दे रखा होगा आफ्टर टैक्स, कितना है 1,75,000, 2,25,000, 3,15,000 और 4,50,000। समझ गए, ये प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स, चारों साल का प्रॉफिट दिया है, समझ गए। अब उसके बाद अब ध्यान से देखिए, ऑन गोइंग थ्रू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी इट वाज फाउंड, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, क्या करेंगे एडजस्टमेंट। प्रॉफिट आर बिफोर मैनेजर रिमोशन। अच्छा एक बात बताऊं, टैक्स इसमें वापस क्या करना पड़ता है ऐड, तो क्या निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने वो स्टेप छोड़ ही दिया, क्यों, क्योंकि टैक्स का रेट ही गिवन नहीं है, तो टैक्स ऐड करके मतलब यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा और यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट तो गिवन ही नहीं है। जब तक टैक्स की एडजस्टमेंट गिवन नहीं है मैं वो स्टेप ही छोड़ दूंगी, अननेसेसरी क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, समझे कि नहीं समझे। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर नोमिनेशन 50,000 2019, 70,000 2020, 80,000 2021 एंड 1,00,000 2022। मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है ना मैनेजर की सैलरी घटाने से पहले है, तो मैनेजर की सैलरी क्या करनी पड़ेगी माइनस प्रॉफिट आर बिफोर मैनेजर रिम्यूनरेशन, मैनेजर की सैलरी घटाने से पहले प्रॉफिट है, तो पहले मैनेजर की सैलरी आप माइनस करोगे। मुझे बताओ 2019 की मैनेजर की सैलरी कितनी थी 50, 2020 की कितनी थी 70, 21 की कितनी थी 80 और 9 इसकी कितनी थी 1 लाख। बोलो ठीक है, ये हमने मैनेजर की सैलरी क्या कर दी माइनस। हाँ जी ओके, क्या बोल रखा है प्रॉफिट आर बिफोर मैनेजर रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट मैनेजर की सैलरी घटाने से पहले है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। अब कहते हैं इन 2019 में देयर वाज अ लॉस 45,000 ऑफ फ्लड इन नियर बाय रिवर, पास की नदी में बाढ़ आ गई थी और 2019 में लॉस हो गया था, क्या वो बाढ़ आएगी अब आएगी नहीं, तो वो लॉस बाय फायर गलत माइनस हो रखा है। मैंने कहा था ना कोई एब्नॉर्मल लॉस हो तो उसे क्या कर देते हैं ऐड, तो 2019 में वो लॉस बाय फायर ऐड करना है, वो एक ही साल ऐड करना है क्योंकि हर साल नहीं आई थी बाढ़, सिर्फ कब आई थी 2019 में। कितने का लॉस हुआ था 45,000 का, सडन फ्लड बाढ़ आ गई थी इन नियर बाय रिवर, रिवर में बाढ़ आ गई थी तो हमारा सामान डूब गया होगा, हमारे 45,000 का लॉस हो गया था, उससे हमारे गुडविल का कोई लेना देना नहीं है, तो हम वो क्या कर देंगे बताओ ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। अगला क्या कह रहे हैं, हाँ अब अगला पॉइंट देखो बच्चों जिसके लिए मैंने कराया है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 इज ओवर वैल्यूड बाय 35,000। 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी कि 2020 की इनकम ओवर वैल्यूड है, तो 2020 की इनकम को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, कितने से 35 से। तो आपको पता है पिछले साल का क्लोजिंग ओवर वैल्यूड होता है, अगले साल का ओपनिंग होता है, लेकिन उन्होंने कहा हाउ एवर 2021 ओपनिंग स्टॉक वाज करेक्टली वैल्यूड, मतलब 21 का जो स्टॉक है ना वो करेक्टली वैल्यू है, तो हमें उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना। देखो ना पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले साल का क्लोजिंग ओवर वैल्यूड था तो अगले साल का ओपनिंग ओवर वैल्यूड था। समझ में आ रही है ना, लेकिन इन्होंने ये कहा कि पिछले साल का क्लोजिंग तो ओवर वैल्यूड है पर अगले साल का ओपनिंग करेक्टली वैल्यूड है, तो हमें अगले साल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, अगला फिर देखिए वही वाला पॉइंट, इन 2021 पहली बात तो 2021 इस वाले साल देयर इज ए रिपेयर ऑफ 25,000 रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट, इस रिपेयर से इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी किसी से इंप्रूवमेंट, देखो ना सोने के नेकलेस में डायमंड लगवाने से नेकलेस की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एक फ्लोर और बनाने से बिल्डिंग की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, तो प्लांट एंड मशीनरी में मेजर रिपेयर कराने से मशीनरी की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, तो 25,000 की मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई। आवर अमाउंट स्पेंड वाज चार्ज टू रेवेन्यू, आपने वो खर्चा किसमें चार्ज कर दिया रेवेन्यू में, रेवेन्यू में चार्ज कर दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा बताओ ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू में चार्ज कर दिया तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा कम, प्रॉफिट कम हो गया होगा तो अब प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना है, नाउ इट इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज, अब उसे कैपिटलाइज करना है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। कौन सा एक्सपेंडिचर मानना है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कॉस्ट कितनी थी? 25,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 25,000 का 10% कितना हो गया? 2500। हाँ जी ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन ये तो है नहीं एक ही साल लग के रहता है ना, अगले साल का भी लगेगा डेप्रिसिएशन। 2250। समझ गए या नहीं समझ गए? और डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है, 2500 यहाँ माइनस कर दिया और 2250 यहाँ से माइनस कर दिया। समझ गए या नहीं समझ गए? अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 4। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो तो आपको पता ही है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बेस निकालते हो। कैलकुलेटेड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछली बार सिंपल एवरेज लगाया था और अब की बार क्या लगाना है? वेटेड एवरेज। दोनों में फर्क बताती हूँ, लेकिन यहाँ अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ गए ना? सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट में बताओ क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या था गुडविल का फॉर्मूला? सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या था बताओ? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पर क्या होगा बताओ? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इवन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैंने गलत लिख दिया। वेटेड एवरेज, बोलो क्या लिखना चाहिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। टैक्स को तो इग्नोर करते हैं। 175 में से 50,000 माइनस कर दिए, 45,000 क्या कर दिए? प्लस कर दिए। ये आ गया 170। हाँ जी ठीक है। 225 में 70,000 माइनस कर दिए, 35,000 माइनस कर दिए, ये आ गया 120। समझ में आ रहा है? इसमें ये दोनों माइनस कर दिए। 315 में 80,000 माइनस कर दिए, 25,000 ऐड कर दिए और 2500 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। कितना आया बताओ? ये आया 257,500। बोलो बात समझ में आ रही है? और 45,000 में कितना माइनस करना है बताओ? 1 लाख। 1 लाख ना, 45,000 थे, 4,50,000 है। देखना पड़ेगा। आई थिंक 4,50,000। यस 450 है, एक जीरो कम लग गई थी। 4,50,000 में है ना, 1 लाख क्या करना पड़ेगा बताओ? माइनस, और 2250 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये आ गया 347,750 आ गया, है ना? अगर इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दे तो क्या जाता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये चारों प्रॉफिट है, दिख रहे हैं? इन सबको क्या कर दो? ऐड, और 4 से क्या कर दो? 4 साल के है ना, तो कौन सा प्रॉफिट आ जाता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको पता है इन पे क्या लगाने पड़ते हैं बताओ हमें? वेट लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? वेट कैसे लगाते हैं बच्चों? वेट लगाते हैं आप 1 2 3 4। समझ में आ रही है ना? अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेट से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आया? 170। 170 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 20 को 2 से किया, 240। बोलो ठीक है। 257,500 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, 772,500। और 347,750 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। 13,91,000। समझ गए या नहीं समझ गए? ओके और नॉट? सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता बताओ? इन चारों को क्या करते? ऐड, और 4 से क्या कर देते? डिवाइड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेट लगाना है और वेट से क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब इन सबको ऐड करना है। 772,500, 2,40,000 और 1,70,000। ये आया 25,73,500 और इसका टोटल आया 4 3 7 2 9 और 1 10। बोलो ठीक है? तो बच्चों वेटेड सिंपल वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे आएगा बताओ? 257,3500 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे। इसको क्या कर दोगे? डिवाइड। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। 10 से क्या कर दिया? डिवाइड। इसको आपस में डिवाइड कर दोगे। कितना है? 257,350। बस अब आपको क्या करना है? 257
350, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है ना, राइट। तो आपका जो है गुडविल आ गई आपकी 10,29,400, ये आपकी गुडविल आ गई। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? अभी तो हमें ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन और ट्राई करने हैं, 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। तो आप देखो कुछ चैप्टर किस लेवल पे जाएगा, राइट। 3 क्वेश्चनों में ये हो गया, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये चैप्टर जाके रुकेगा। ठीक है, फिलहाल आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना आया, फिलहाल आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझ में आया, और ईयर को केयरफुली पढ़ना आया किसी भी क्वेश्चन में कि दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है या मार्च में ईयर एंड हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, जो कि मैंने इग्नोर किया था। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।